अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो एपिलेप्सी के हवाले से है। एपिलेप्सी आप जानते हैं मिर्गी को कहा जाता है। इस पे मेरी वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है और उसमें तमाम एक्सप्लेनेशन है, तमाम इंफॉर्मेशन है होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, उसके कॉजेज़ के हवाले से कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मिर्गी होती है और क्या इसकी कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है। लेकिन ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है और चूँकि मुझसे पूछा गया था कि क्या डाइट प्लान होना चाहिए, कौन सी वो फूड्स हैं कि जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं या कौन सी फूड्स लेनी चाहिए एपिलेप्टिक पेशेंट को, तो आज डिस्कस करेंगे इसी हवाले से। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उन फूड्स के हवाले से कि जो बेनिफिशरी होती हैं यानी कि यूज़फुल होती हैं और मिर्गी के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो याद रखिए तमाम वो फूड्स के जो एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट होती हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मिर्गी की कोई भी टाइप हो और किसी भी किस्म की हो और कोई भी एज का जो है वो ताल्लुक़ हो, यानी किसी भी एज से रिलेटेड अगर पेशेंट है मिर्गी का, तो उसमें आप क्या करेंगे कि वो डाइट यूज़ करेंगे कि जो इन्फ्लेमेशन को दूर करें। तो इस सिलसिले में हमारे जो ताज़ा फल हैं और सब्जियां हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो याद रखिए फ्रेश फ्रूट और फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब फ्रूट्स में जो फ्रूट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि जिसमें विटामिन B6 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सिलसिले में, जो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और स्पेशली आपको बताऊं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उनकी इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, वो है केला यानी बनाना का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पे होना चाहिए और वो बेहतरी का बायस होता है। इसी तरह पोटैटोज़ जो हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं इस सिलसिले में। और आपको बताती चलूँ कि फ़िश भी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है उन पेशेंट्स के लिए कि जो कि एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं। इसी तरह सोयाबीन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो उसकी स्वीट्स बना के इस्तेमाल किया जाए या जिस तरह से भी यूज़ किया जाए वो फ़ायदेमंद होती हैं। और याद रखिए कि वाइटामिन्स और मिनरल्स चूँकि फ्रेश फ्रूट से और वेजिटेबल्स से मिलता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनका इस्तेमाल आपकी डाइट में होना चाहिए। फिर होल ग्रेन्स का इस्तेमाल भी होना चाहिए क्योंकि वो फुल ऑफ फाइबर होते हैं और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर इस तरह लीन प्रोटीन्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी है, यानी स्किनलेस जो है वो चिकन का इस्तेमाल और फैटी फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ उसमें ओमेगा 3 होता है वाफर मिकदार में और वो बेनिफिशरी काम करता है इस सिलसिले में। ये आपको बताती चलूँ कि कुछ सीड्स भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। और फिर ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे नट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और इस हवाले से आपको बताऊँ कि जैसे अखरोट, बादाम और काजू, ये 3 जो नट्स हैं ये फ़ायदेमंद होते हैं और ये इनका इस्तेमाल जो है वो बेहतरी का बायस बनता है पेशेंट्स के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। हाँ, एक चीज़ का भी ख्याल रखिए कि इनमें जो है ना कोशिश कीजिए कि डिहाइड्रेशन नहीं होने पाए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, मिर्गी किसी भी टाइप की हो, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ बातें हैं समझने की, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह प्रॉब्लम होती है और सोशल स्टिग्मा है एक जो है एपिलेप्सी, तो इसके हवाले से आपको गाइड कर रही हूँ और ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। यहाँ आपको बताऊँगी कि डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लो फैट प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, यानी अगर दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है तो विदाउट क्रीम इस्तेमाल कीजिए, यानी मलाई वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना, तो वो यकीनन फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए जो है वो फ़ायदे का बायस होगा मिर्गी के पेशेंट को। ये चीज़ आपको बता दूँ, ये जो ग़िज़ाएँ जिनका मैं बता रही हूँ ये अच्छी हैं, यानी ये मिर्गी की सतह को कम कर सकती हैं, ठीक है? ये इस सिलसिले में फ़ायदेमंद हैं। और इसी तरह वो ग़िज़ाएँ जो मैं बताऊँगी कि नहीं खानी चाहिए, वो मिर्गी के चांस को बढ़ा सकती हैं। तो इस सिलसिले में आपको ये इल्म होना चाहिए कि कौन-सी ग़िज़ा खानी है और कौन-सी नहीं खानी। तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि ग़िज़ा कौन-सी नहीं खानी, उसमें देखिए दूध का इस्तेमाल करना है क्योंकि कैल्शियम और विटामिन D चाहिए। इसी तरह से डायरेक्ट शुगर नहीं लेनी बिकॉज़ डायरेक्ट शुगर जो है वो शुगर लेवल बढ़ाती है और उसके बाद क्या होता है
शुगर लेवल जब अचानक से बॉडी में बढ़ता है तो इंसुलिन की जो सतह है वो ज़्यादा हो जाती है, और इंसुलिन की सतह अचानक से जब ज़्यादा होती है तो वो जो स्पाइक आता है शुगर का एकदम से बढ़ने का, और फ्लैचुलेंसी आती है कि एकदम से बढ़ जाना और फिर कम हो जाना, उससे क्या होता है कि जो है मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होकर रह जाता है बॉडी का। और जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो ये ट्रिगर करता है एपिलेप्टिक फिट्स को, या एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, और ये भी याद रखिए कि इनकी डाइट में बहुत ज़्यादा सोडियम की मिकदार भी नहीं होनी चाहिए, यानी नमक की मिकदार भी कम होनी चाहिए और शुगर की मिकदार भी कम होनी चाहिए। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा चंद एक बातें और हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, यानी हाई कैफ़ीन ग्लाइसेमिक हाई कैफ़ीन जिनमें होता है, कैफ़ीन प्रोडक्ट्स जिसमें होती हैं, वो चीज़ जो है ना वो आपने नहीं देनी, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ठीक है, और चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इस तरह के काम नहीं करने, अल्कोहल नहीं इस्तेमाल करनी। ये चीज़ें हैं जी कैफ़ीन के हवाले से। और ये चीज़ कि जैसे मैंने शुगर के हवाले से आपको गाइड किया, तो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जिसका यानी कि शुगर लेवल ज़्यादा है, आपको खाते ही शुगर की मिकदार ज़्यादा जाती है बॉडी में, वो खुराक आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। इन इजी वर्ड्स ये चीज़ है जिसको आपने याद रखना है। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना है, इस चीज़ को समझना है। फिर प्रोसेस्ड फूड जो हैं, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जो हैं वो भी प्रॉब्लम करती हैं, तो उनसे थोड़ा अवॉइड करें। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश जो है वो जितनी भी खाना पीना है उसका इस्तेमाल बेहतर होगा। अस्पार्टेम एक केमिकल है जो कि बेवरेजेस में होता है, और कैफ़ीन की मिकदार भी होती है जूसेस में, बेवरेजेस में। तो कोशिश करें कि अगर जूसेस का इस्तेमाल करना है तो वो फ्रेश जूसेस होने चाहिए, बिकॉज अस्पार्टेम वो कंटेंट है कि जिसकी वजह से मिर्गी ट्रिगर कर जाती है। कुछ रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर की। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके हवाले से फ़ूड को हमने मैनेज करना है। और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।